ये एंशियंट हिस्ट्री की 4th क्लास है, इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, प्री हिस्ट्री एज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्योलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया, चालकोलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया हमने, और फिर उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डाल लो आप, वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर से हमें वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज के बारे में पता लगता है। देखो, इस वैदिक लिटरेचर से पहले यानी कि वैदिक एज से पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, और ये इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। पहली शहरीकरण सभ्यता थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे लोग पक्के मकान बना के रहते थे शहरों में पक्के मकान ईंटों के बना के रहते थे। लेकिन इसके बाद जो वैदिक एज है वो कौन सी सिविलाइजेशन है? वो रूरल सिविलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे गांवों में ही लोग रहते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में शहरीकरण था, शहर बने हुए थे, सिटी थी। लेकिन उसके बाद फिर इंडिया में रूरल सिविलाइजेशन आ गई, यानी कि वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज जो ये हैं। तो अभी वैदिक लिटरेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और वैदिक लिटरेचर में आप हेडिंग डाल लो, फर्स्ट हेडिंग डाल लो वेदा। इसे वेद बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ए लगा देते हैं इसमें, लेकिन प्रोनाउंसिएशन वेद ही रहेगा, कोई वेदा भी बोल सकता है इसको। तो वेद के बारे में डिस्कस करते हैं। वैदिक लिटरेचर से हमें वेदों के बारे में पता चलता है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, टोटल 4 वेद हैं। और वेद का क्या मतलब होता है? जो ये वेद है ना, विधि वर्ड से ड्राइव किया गया है। विधि एक शब्द है, विधि से ये वेद शब्द है निकाला गया है। और विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है टू नो, यानी कि कुछ जानना। तो वेद का मतलब भी क्या हो गया? कुछ जानना, टू नो। ये जो वेदा हैं इन्हें श्रुति भी बोलते हैं। वेदा को क्या बोलते हैं? श्रुति भी बोला जाता है। श्रुति का क्या मतलब होता है? श्रुति का मतलब होता है टू हियर, कुछ सुनना, टू हियर, सुनना। तो वेद का मतलब कुछ जानना भी होता है, और वेद का मतलब श्रुति यानी कि सुनना भी होता है। कितने वेद हैं टोटल? जैसा आप जानते हो 4 वेद हैं टोटल। 4 वेद में फर्स्ट कौन सा वेद है? फर्स्ट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद देखो ये सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद है ये चारों वेदों में, ओल्डेस्ट वेद। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें देखो प्रेयर, प्रार्थना वगैरह लिखी हुई हैं। इट डील्स विद प्रेयर्स। और इसमें 10 मंडल्स हैं। जैसे आपकी बुक होती है ना, बुक में कुछ चैप्टर होते हैं, इस तरीके से इसमें चैप्टर हैं जिन्हें बोला गया है मंडल। तो इसमें 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये आप लिख लो। तो 10 मंडल है, और किससे डील करता है? ये प्रेयर से। क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रार्थना, प्रेयर, ऋग्वेद में। दूसरा वेद है सेकंड नंबर सामवेद। सामवेद में क्या है? देखो साम जो वर्ड है ना, साम ये एक समन वर्ड से ड्राइव किया गया है। जो साम ये शब्द है समन वर्ड से, शब्द से लिया गया है। और समन का क्या मतलब होता है? मेलोडी। मेलोडी मतलब जैसे कुछ गीत वगैरह, म्यूजिक वगैरह बनाते हैं तो कुछ ट्यून्स होती हैं जो, तो ट्यून्स का कलेक्शन है इसमें सामवेद में, म्यूजिक का, यानी कि म्यूजिक से डील करता है, गीत संगीत के बारे में बताता है सामवेद। और इसमें देखो कुछ हिम्स भी लिखे हुए हैं। हिम्न, हिम्स का क्या मतलब होता है? हिम्स का मतलब होता है जैसे मान लो जैसे आपका गायत्री मंत्र है, इस तरीके से मंत्र जो होते हैं ना, मंत्र तंत्र, इस तरीके से इसमें लिखे हुए हैं सामवेद में, जो म्यूजिक से डील करते हैं। और इसमें जो मोस्टली जो हिम्स लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, वो किसको डेडिकेटेड है? वो देखो भगवान इंद्र को, इसे मिटा लेता हूं मैं, जो इसमें हिम्स लिखे हुए हैं सामवेद में वो किसको डेडिकेटेड है? भगवान इंद्र को, अग्नि को और भगवान सोम को,
इनको ये डेडिकेटेड है, जो इस सामवेद में हिम्न लिखे हुए हैं। अब आते हैं तीसरे वेद पे। तीसरे वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद है जो यजु शब्द है, यजु का मतलब होता है रिचुअल, रिचुअल मतलब रीति रिवाज। तो ये यजुर्वेद है, जो इसे यजु की वजह से, जिसका मतलब है रिचुअल, इसलिए इसको रिचुअल वेद भी बोला जाता है, रिचुअल वेद। और जो ये यजुर्वेद है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसा इसके नाम में यजु, रिचुअल्स, यानी कि इसमें लिखा हुआ है रीति रिवाजों के बारे में। उस टाइम पे जो लोग सेक्रीफाइस किया करते थे, बलिदान दिया करते थे और कुछ रीति रिवाज अपने निभाया करते थे, उनके बारे में लिखा हुआ है यजुर्वेद में। अब आते हैं फोर्थ नंबर का वेद। फोर्थ नंबर के वेद का नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का मतलब क्या है? अथर्व का मतलब होता है मैजिक, मैजिक मतलब जादू। तो इसमें जादू के बारे में, मैजिक के बारे में लिखा हुआ है। इसमें मैजिकल चार्म्स, स्पेल्स, जो कि एविल्स और डिसीज़ के बारे में बताती हैं, जो बुराइयां हैं, एविल्स या डिसीज़ हैं, बीमारी, उनके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है अथर्ववेद में। अब वैदिक लिटरेचर में वेदों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डालते हैं सेकंड हेडिंग, उपनिषद। वैदिक जो लिटरेचर लिखे हुए हैं उनमें उपनिषद के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और उपनिषद का क्या मतलब होता है? जो ये उपनिष वर्ड है, उपनिष वर्ड, इससे ड्राइव किया गया है उपनिषद। और उपनिष का क्या मतलब होता है? उपनिष का मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन। जो उपनिष वर्ड है, इसका मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन, यानी कि किसी के पास बैठ जाना। और किसके पास बैठ जाना? गुरु के पास। यहाँ पे गुरु की बात हो रही है, मतलब गुरु के पास शिष्य बैठता है और उससे कुछ नॉलेज लेता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो छात्र हैं, शिष्य हैं, स्टूडेंट, वो अपने गुरु के पास बैठते हैं कुछ सीखने के लिए। तो इसका मतलब है उपनिषद। उपनिष का मतलब टू सिट डाउन नियर समवन, यानी कि गुरु। जो उपनिषद है, इसमें वर्ड है जो, इसका मतलब है कि जब स्टूडेंट अपने गुरु के पास बैठता है तो नॉलेज लेता है, कुछ सीखता है। तो उपनिषद का मतलब हो गया कि सोसाइटी में नॉलेज को बांटना, टू इम्पार्ट द नॉलेज टू हिज सिलेक्टेड स्टूडेंट बाय द गुरु। यानी कि जो गुरु होते हैं वो अपने कुछ शिष्यों को नॉलेज बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं, और फिर समाज में इस तरह से ज्ञान बंटता है। इसमें जो उपनिषद है, उपनिषद में जो हिंदू फिलॉसफी के आइडियाज़ हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। हिंदू फिलॉसफी है, जो हिंदू धर्म की फिलॉसफी, वो सारे आइडियाज़ किस में लिखे हुए हैं? उपनिषद में। और टोटल कितने उपनिषद हैं? 108। ये आपको याद रखना है, 108 उपनिषद हैं टोटल। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे ये मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद, ये बहुत बार पूछा गया है, मुंडकोपनिषद या मुंडकोपनिषद। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें देखो, जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, जो हमारा एम्ब्लेम होता है, स्टेट एम्ब्लेम, इस तरह से ये शेर छपे होते हैं ना, लायन, अशोक स्तंभ है जो, ये इसके नीचे लिखा होता है ना सत्यमेव जयते, हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट उपनिषद है कठोपनिषद। ये कठोपनिषद में क्या लिखा हुआ है? इसमें देखो, जो भगवान यम हैं, यमराज की बात कर रहे हैं हम, यम और नचिकेत, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यम और नचिकेत के बीच में कुछ वार्तालाप चल रही है, कुछ डायलॉग चल रहे हैं। तो उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है कठोपनिषद से। अब ये वैदिक लिटरेचर में वेद हो गए, उपनिषद हो गए। अब डालते हैं तीसरी हेडिंग, वेदांग के बारे में। वेदांग, ये देखो टोटल 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग।
कौन कौन से हैं 6 वेदांग? पहला है आपका शिक्षा, शिक्षा। पहला है आपका शिक्षा। ये किससे डील करता है, मतलब इस वेदांग में क्या लिखा हुआ है, इसमें फोनेटिक्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, फोनेटिक्स। दूसरा है आपका कल्प, ये सेकंड नंबर का वेदांग है, कल्प। इसमें रिचुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, रिचुअल्स के बारे में। तीसरा है आपका वेदांग व्याकरण, जैसा इसके नाम में व्याकरण, ग्रामर के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में। फोर्थ वेदांग है ज्योतिष, ज्योतिष जैसा इसके नाम में एस्ट्रोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में, फोर्थ। और फिर फिफ्थ वेदांग है निरुक्ता, निरुक्ता में एटिमायोलॉजी की इंफॉर्मेशन मिलती है, निरुक्ता में। एटिमायोलॉजी का मतलब ओरिजिन ऑफ वर्ड, एटिमोलॉजी मतलब ओरिजिन ऑफ वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है निरुक्ता में। 6 नंबर का आपका वेदांग है छंद, छंद से हमें मिलती है स्टेंजा के बारे में इंफॉर्मेशन, या प्रोसोडी से डील करता है, प्रोसोडी या स्टेंजा। तो ये जितने भी 6 वेदांग हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ऐसा माना जाता है कि ये जो 6 वेदांग हैं ये पुरुष की बॉडी से निकले हैं। और पुरुष किसको कहा गया है? पुरुष कहा गया क्रिएटर को, क्रिएटर। जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा को मानते हैं ना क्रिएटर, जैसे 3 प्रमुख जो मेन लॉर्ड हैं हिंदू धर्म में, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएटर हैं, मतलब बनाने वाले, पैदा करने वाले। इसी तरह से पुरुष को नाम दिया गया है क्रिएटर का। तो पुरुष से ये 6 वेदांग निकले हैं। और कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुए? पुरुष की बॉडी से ओरिजिनेट हुए हैं, पुरुष की बॉडी से। पुरुष एक लॉर्ड की तरह है, क्रिएटर है, उसकी बॉडी से निकले हुए हैं ये 6 वेदांग। शिक्षा किस पार्ट से निकला है? शिक्षा निकला है आपका नोज से, नाक से। और जो कल्प है वो कहाँ से निकला है? ये है हैंड से ओरिजिनेट हुआ है। और जो आपका व्याकरण है, व्याकरण ये निकला है आपका फेस से। और आपका जो ज्योतिष है, ज्योतिष निकला है आई से। और जो निरुक्त है, निरुक्त ये निकला है आपका ईयर से, यानी कि कान से। और छंद जो निकला है ये कहाँ से निकला है? फिट से, पैर से। ये पुरुष के बॉडी पार्ट से ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा माना जाता है वेदांगों के बारे में। अब वैदिक लिटरेचर में आता है 4th हेडिंग उपवेद। हमने वेद के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं उपवेद। जितने भी चारों वेद हैं, चारों वेद का एक एक उपवेद भी है। जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, फिर उप प्रधानमंत्री, इस तरह से वेद हैं उनके उपवेद हैं, यानी कि उन्हीं के अंदर। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद जैसा इसके नाम में आयुर्वेद, ये डील्स करता है मेडिसिन से, दवाइयों से। इसके बाद जो आयुर्वेद है बुक, जो लिटरेचर है, उसमें क्या लिखा हुआ है? मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड जो सामवेद है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और ये किससे डील करता है? म्यूजिक और डांस से, क्योंकि सामवेद भी हमें म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और गंधर्व वेद भी म्यूजिक और डांस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर थर्ड है यजुर्वेद। इसमें इसका कौन सा उपवेद है? इसका वेद उपवेद है धनुर्वेद। जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है धनुर, तो ये धनुर्विद्या से रिलेटेड है, यानी कि धनुर्विद्या के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है धनुर्वेद से, आर्चरी के बारे में, धनुर्विद्या आर्चरी। फिर फोर्थ जो है अथर्ववेद, उसका जो उपवेद है वो है आपका शिल्पवेद, शिल्पवेद। इसमें ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इंडियन ज्योमेट्री। और ये देखो ओल्डेस्ट बुक है अथर्ववेद की, जो उपवेद है शिल्पवेद, ये सबसे पुरानी बुक है जिसमें इंडियन ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हो गए वेदों के उपवेद। अब वैदिक लिटरेचर में ही 5वीं हेडिंग डालते हैं पुराण। पुराण के बारे में आपने सुना होगा।
पुराण का मतलब होता है एंशियंट एक्सप्लेनेशन, प्राचीन एक्सप्लेनेशन, एंशियंट एक्सप्लेनेशन। तो जो पुराण है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें इंडियन हिस्टोरियन जो ट्रेडिशन है उसके रिकॉर्ड मिलते हैं पुराण्स में। जो मोस्ट ऑफ द पुराण है वो देखो गुप्ता पीरियड में कंपाइल की गई थी। गुप्ता पीरियड में, जो गुप्त वंश के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब गुप्त वंश आया था, गुप्त वंश के राजाओं ने पुराण का कंपाइलेशन करवाया, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करवाई और उनका नाम दिया पुराण। और कितनी पुराण है, ऐसी कितनी पुस्तकें हैं पुराण नाम से? 18 पुराण हैं, 18 पुराण है। और इसमें से अधिकतर पुराण किसके टाइम में कंपाइल की गई? गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, गुप्ता वंश में। जो 18 पुराण है उसमें सबसे पुरानी पुराण कौन सी है? ओल्डेस्ट पुराण, उसमें सबसे ओल्डेस्ट पुराण है मत्स्य पुराण। और ये मत्स्य पुराण किसके टाइम में कंपाइल की गई थी? ये कंपाइल की गई थी सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में। सातवाहन, देखो अधिकतर जो पुराण हैं वो गुप्ता वंश के टाइम में कंपाइल की गई थी, लेकिन जो सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट पुराण है मत्स्य पुराण, वो सातवाहन डायनेस्टी के दौरान ये कंपाइल की गई थी मत्स्य पुराण। सातवाहन डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब कुल या वंश बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें वैदिक लिटरेचर में ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके आगे महाभारत, महाभारत आपने सीरियल देखा होगा, टीवी पे जो देखा होगा कभी आपने। ये महाभारत किसने कंपाइल किया था? वेद व्यास ने लिखा था महाभारत के बारे में। महाभारत को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे जय संहिता या भारत संहिता या भरत संहिता या महाभारत सतश्री, इन 3 नामों से जाना जाता है। जय संहिता, भारत संहिता और महाभारत सतश्री, इन नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप वैदिक एज। जो वैदिक लिटरेचर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे ही, उसके आधार पे हम आगे डिस्कस कर रहे हैं वैदिक एज। वैदिक एज है जो इसको कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला है ऋग्वैदिक एज। देखो जो वेद हैं, वेद का नाम 4 वेद हैं, उनके नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये आपने डिस्कस किए। वो वेद अलग हैं। और ये देखो जब वैदिक एज मिली तो उनके नाम पे ही हमने नाम रख दिया टाइम पीरियड का, ऋग्वैदिक एज। तो ऋग्वेद और ऋग्वैदिक एज में आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ऋग्वैदिक एज नाम दिया गया है किस टाइम पीरियड को? 1500 BC से लेके 1000 BC तक। BC का मतलब आप जानते हो, फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 1500 BC से लेके और 1000 BC तक, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ऋग्वैदिक एज का, तो ये है ऋग्वैदिक एज। ये वैदिक एज में आती है फर्स्ट टाइम पीरियड ऋग्वैदिक एज। और फिर सेकंड आता है ऋग्वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज। और लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC से लेके 600 BC तक। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, वो लगभग 3300 से लेके 1300 या 1500 BC तक है, इस टाइम पीरियड तक। उसके बाद फिर ऋग्वैदिक एज आती है 1500 से लेके 1000 BC तक। देखो एग्जैक्ट किसी का टाइम नहीं होता, जैसे 3300 से 1300 BC है या 1700 BC है, तो इस टाइम पीरियड के बाद भी कुछ समय तक थोड़ी बहुत हड़प्पा सिविलाइजेशन की कहीं कहीं पे छाप देखने को मिली होंगी, लेकिन उसके बाद 1500 BC के लगभग ऋग्वैदिक एज ज़्यादा हैवी हो गई। और हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरीकरण था उसमें। और ये ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज क्या है? रूरल सिविलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे लोग अधिकतर गाँवों में रहते हैं, ग्रामीण सभ्यता है ये ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक एज के बारे में। तो हेडिंग डालोगे ऋग्वैदिक एज।
ये वो टाइम है जिसमें हिस्टोरियंस बोलते हैं, जैसे एक हिस्टोरियन है फेमस मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ये क्या कहते हैं कि इस टाइम पे इंडिया में सेंट्रल एशिया से, इंडिया में सेंट्रल एशिया से, ये जो आप मैप देख रहे हो सेंट्रल एशिया और यूरोप से, ये जो सेंट्रल एशिया है और यूरोप है, यहाँ से आर्यन लोग आए थे इस टाइम पे इंडिया में। इंडिया में आर्यन लोग आए थे, आर्यन, ऐसा मैक्स मुलर बोलता है अपनी थ्योरीज में, मैक्स मुलर। तो आर्यन जब आए थे, ये किसने बताया? मैक्स मुलर ने। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से, ईस्टर्न यूरोप से। और जो आर्यन आए थे, आर्यन का क्या मतलब है? आर्य का मतलब होता है नोबल बोर्न, यानी कि बेस्ट, नोबल बोर्न या बेस्ट, मतलब सबसे अच्छे प्रजाति के लोग, आर्य का मतलब। और इन्होंने, जो मैक्स मुलर ने कहा था कि ये जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे आर्यन, इन्होंने किसका रेफरेंस लिया था? एक बुक है बोगज कोई, BOGAGKOI, ये 1600 BC की बुक है। इस बुक से इंफॉर्मेशन ली थी, रेफरेंस लिया था, और बताया गया था मैक्स मुलर द्वारा कि सेंट्रल एशिया से, ईस्टर्न यूरोप से ये आर्यन आए थे। और आर्यन के गॉड के बारे में भी बताया गया था, यानी कि आर्यन किस भगवान को मानते थे। ये 4 इनके मेन गॉड थे आर्यंस के। कौन कौन से? पहला है वरुण, वरुण। दूसरे हैं इंद्र, इंद्र। चौथे हैं आपके मित्र, तीसरे हो गए ना। चौथे हैं नसत्य, नसत्य। तो ये 4 गॉड हैं किसके? आर्यंस के। किस एज में? ऋग्वैदिक एज में। तो ये गॉड भी पूछ ले जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन से मेन गॉड थे, कौन से भगवान प्रमुख थे। जैसे आजकल देखो बहुत सारी कम्युनिटी में बट गया है समाज, और हर एक कम्युनिटी के जो मेन गॉड है अलग हैं। कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम को, कोई भगवान हनुमान को, किसी को अलग अलग, उनके मेन जो लॉर्ड हैं अलग अलग हैं, है कि नहीं? अपनी आस्था के हिसाब से फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग लॉर्ड को मानते हैं। तो ऋग्वैदिक टाइम में जो मेन लॉर्ड थे 4, वो ये थे, वरुण, इंद्र, मित्र और नसत्य। ऋग्वैदिक है जो ये अर्लीस्ट लिटरेचर है जिसमें हमें आर्यंस के बारे में पता लगता है। जो ऋग्वैदिक एज है, ऋग्वैदिक एज के बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। और ऋग्वेद है जो ये अर्लीस्ट लिटरेचर है जिसमें हमें आर्यंस की इंफॉर्मेशन मिलती है। और ऋग्वेद के हिसाब से ही आर्यंस पहले ऐसे पीपल हैं जो इस रीजन में, इंडिया रीजन में यहाँ पे आके बसे थे। और इन्होंने इस इंडिया को बोला था सप्त सिंधु। क्या बोला था? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्यों बोला था? सप्त का मतलब है 7, 7, और सप्त सिंधु का क्या मतलब है? देखो सप्त सिंधु का मतलब, ये सिंधु का मतलब है रिवर या नदी। यहाँ पे जब आर्यंस आए थे, ये वाला एरिया देखोगे आप, जब आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया से इधर से, तो यहाँ पे आपको पता है इंडस रिवर और सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, ये बहुत सारी रिवर हैं यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 7 रिवर हैं। तो इनकी वजह से ही इन्होंने इस लैंड को, इस वाली लैंड को, भूमि को नाम दे दिया सप्त सिंधु। सप्त सिंधु यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और ये एरिया कौन कौन सा है? इसमें देखो अफगानिस्तान भी आता है, ये पाकिस्तान भी है, और इसमें वेस्टर्न यूपी तक, ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला जो एरिया है ये आता है आपका सप्त सिंधु में, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर। इसको नाम दिया था किसने? आर्यंस ने। आर्यंस ने नाम दिया था इसको। और इसमें देखो जो आर्यंस आए थे उनमें कई कम्युनिटी आई थी, कई कम्युनिटी या ट्राइब बोल सकते हो आप, ट्राइब। जो ये आर्यन ट्राइब आई थी उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइब थी भरत। भरत
और बाद में इस भरत ट्राइब के नाम से ही पूरी कंट्री को भारत के नाम से जाना गया, भारत के नाम से जाना गया। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है? ऋग्वेद से मिल रही है, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद जो ये है, ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक टाइम में कई सारी रिवर्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं ऋग्वेद में, और उनके नाम देखो अभी के जो मॉडर्न नाम है वो अलग हैं और ऋग्वेदिक टाइम के जो नाम है वो अलग हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में जान लेते हैं हम। जैसे झेलम रिवर है, अभी झेलम रिवर ये मॉडर्न नाम है। ऋग्वेदिक नाम क्या है इसका? इसका नाम है वितास्ता, वितास्ता। चेनाब रिवर है, चेनाब का ऋग्वेदिक टाइम में क्या नाम था? अश्किनी, अस्किनी। रावी रिवर है आपकी, रावी रिवर का नाम क्या था? परुषणी, परुषणी। सतलुज रिवर है आपकी, सतलुज रिवर का ऋग्वेदिक टाइम में क्या नाम था? इसका नाम था सतुद्री, सतुद्री। एक काबुल रिवर है, काबुल रिवर, इसका नाम था कुभा, ऋग्वेदिक टाइम में इसका नाम था कुभा। स्वात, स्वात का नाम था स्वास्तु, स्वास्तु। ये ऋग्वेदिक नाम है जो इन रिवर्स के नाम हैं। एक गोमल, इंपोर्टेंट नाम गोमल, इसका नाम था गोमती, गोमती रिवर नाम था इसका ऋग्वेदिक टाइम में। अब आते हैं, देखो इसमें एक इंपोर्टेंट बैटल का मेंशन है ऋग्वेदिक में, ऋग्वेदिक टाइम में, ऋग्वेदिक एज में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें ऋग्वेद से, ये है बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसे हिंदी में बोलते हैं 10 राजन युद्ध, यानी कि ये 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है ये, इसलिए इसको 10 राजन युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग बोलते हैं, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। और कहाँ पे? ऋग्वेद में 10 मंडल है, आपको पता है 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर है। उसमें जो 7th मंडल है, 7th मंडल है, उसमें लिखा हुआ है 10 राजन युद्ध के बारे में। और ये लगभग कब हुआ था? 7th जो मंडल में मेंशन है 10 राजन युद्ध, ये ऋग्वेदिक टाइम से पहले की बात है, ऋग्वेदिक टाइम से पहले की बात इसमें मेंशन है। तो ये जो हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? इसमें देखो कुछ आर्यन ट्राइब थी और कुछ नॉन आर्यन ट्राइब। इसमें मेन 5 आर्यन ट्राइब थी और 5 नॉन आर्यन ट्राइब, नॉन आर्यन ट्राइब। तो ये आर्यन ट्राइब के 5 राजा थे और 5 नॉन आर्यन ट्राइब के, तो 10 हो गए टोटल। इस वजह से इसको 10 राजन बोलते हैं। और इसमें जो आर्यन ट्राइब है उसमें कौन कौन सी फेमस हैं, मतलब कौन कौन से नाम है आर्यन ट्राइब में? 5 आर्यन ट्राइब है जो, उसमें आपके नाम है, पहला है पुरु, पुरु, दूसरा है यदु, पुरु यदु, फिर तीसरा है तुर्वस, फिर है आपका अनु, और फिर आपका ध्रुव, DHRUHU, ध्रुव। ये जो 5 ट्राइब हैं इनको पंचजन भी बोलते हैं, पंचजन, PANCHJANE, पंचजन, एक साथ लिखा हुआ है ये वर्ड पंचजन। तो ये जो पुरु किंग है, पुरु किंग, इसने इस साइड से लीड किया था, मतलब नेतृत्व किया था। और जो नॉन आर्यन ट्राइब हैं, नॉन आर्यन ट्राइब, उसमें कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? उसमें देखो ये अलीन, पख्त या भालानास, विसानी, इस तरह की, और शिव, ये ट्राइब हैं नॉन आर्यन ट्राइब। और जो देखो आर्यन ट्राइब थे, आर्यन ट्राइब, 5 आर्यन ट्राइब, उनके एडवाइजर कौन थे युद्ध में? एक सलाहकार होता है ना युद्ध में, तो आर्यन के जो एडवाइजर थे वो कौन थे? विश्वामित्र, विश्वामित्र इनके एडवाइजर थे। तो ये लड़ रहे थे, ये जो ट्राइब हैं, किस कम्युनिटी के अगेंस्ट? भरत कम्युनिटी के अगेंस्ट, जो भरत कम्युनिटी है या भरत ट्राइब है इसके अगेंस्ट। कौन सी रिवर पे लड़ रहे थे? ये भी लिखा हुआ है रावी रिवर पे, रावी रिवर। और रावी रिवर का पुराना नाम क्या है? ऋग्वेदिक नाम परुषणी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया,
परुशनी। तो रावी रिवर के ऊपर ये युद्ध हुआ था। जो भरत कम्युनिटी है उसके खिलाफ ये लड़ रहे थे। और भरत कम्युनिटी के एडवाइजर कौन थे? आर्यन ट्राइब के एडवाइजर तो थे विश्वामित्र। और भरत कम्युनिटी के कौन एडवाइजर थे? भरत ट्राइब के, इनके एडवाइजर थे वशिष्ठ। किसके एडवाइजर थे? भरत कम्युनिटी के। और इसमें जो राजा था इस सारे युद्ध में, जो किंग जो जीता था इस लड़ाई को, वो था आपका सुदास। सुदास, या इसको तुत्सु भी बोलते हैं। तुत्सु ट्राइब से है ये, तुत्सु या त्रियुसु, त्रियुसु, TUTSU तुत्सु, या फिर TRIYUSU तुत्सु या त्रियुसु या सुदास। ये किंग इसमें विक्टोरियस हुए थे और इसको जीत गए थे। ये हुआ क्यों था ये युद्ध? क्योंकि जो भरत कम्युनिटी है वो देखो अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना चाहती थी, क्रिएट करना चाहती थी पंजाब रीजन पे। जो पंजाब रीजन है पाकिस्तान इंडिया का, उस पे पूरे रीजन पे अपनी सुप्रीमेसी यानी कि अपना राज एस्टेब्लिश करना चाहती थी। इस वजह से ये युद्ध हुआ। और ये बैटल रावी रिवर पे लड़ा गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें देखो जो नॉन आर्यन ट्राइब है उसको दास या दास्य भी बोलते हैं। दास या दास्य, ये आपको याद रखना है इसमें। अब आते हैं देखो ऋग्वैदिक टाइम के रिलीजियस लाइफ पे। इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेनली उस टाइम पे इनकी रिलीजियस लाइफ थी, धार्मिक जीवन। इसमें देखो ऋग्वेद में 33 गॉड के बारे में लिखा हुआ है, मेंशन है 33 गॉड्स। उनमें से जो मेन है हमने डिस्कस किया, जैसे इंद्र है। इंद्र कौन से गॉड हैं? देखो इंद्र जो गॉड हैं वो रेन और वार के गॉड हैं, वर्षा के और युद्ध के। युद्ध के लिए शक्ति मांगनी होती है तो इंद्र की पूजा करते थे उस टाइम में लोग। बारिश करानी होती थी तो फिर इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे। तो ये बारिश और वार के देवता हैं इंद्रदेव। इंद्र को जितेंद्र भी बोलते हैं। जितेंद्र का मतलब होता है कन्क्वेरर, यानी कि जीतने वाला, जो हर किसी पे जीत जाए, विजय प्राप्त कर ले। या फिर पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, पुरंदर इंद्र को बोलते हैं। सेकंड इनके गॉड कौन थे? वरुण। जो वरुण है, वरुण ये यूनिवर्सल मोनार्क हैं, जो हेवन में, हेवन का मतलब स्वर्ग में गोल्डन प्लेस में रहते हैं। ऐसा मानते थे उस टाइम के लोग कि स्वर्ग में, हेवन में एक सोने का महल बना हुआ है, गोल्डन पैलेस, उसमें रहते हैं भगवान वरुण। और ये यूनिवर्सल मोनार्क है, यानी कि पूरे विश्व के राजा हैं वरुण। और इसलिए इन्हें गॉड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। गॉड ऑफ गॉड्स यानी कि देवताओं के देवता हैं वरुण। और ये किसका संचार करते हैं? ये सन को रेगुलेट करते हैं। जो सूरज है उसको कौन रेगुलेट करता है? भगवान वरुण। नेक्स्ट इनके भगवान है अग्नि देखो मेनली क्या है? अग्नि ना ह्यूमन और गॉड के बीच में मेडिएटर है। ह्यूमन और मैन के बीच में, मतलब ह्यूमन और मैन बोल रहा हूँ, ह्यूमन और गॉड के बीच में, मानव और भगवान के बीच में मेडिएटर का काम करती है अग्नि। मेडिएटर मतलब बिचौलिए, यानी कि जो ह्यूमन की मुराद है उसे भगवान तक लेके जाने का काम किसका है? अग्नि का। मेडिएटर का काम करती है ये अग्नि। और इसलिए इसे प्योरिएस्ट गॉड बोलते हैं। प्योर की से 3rd डिग्री होगी प्योरिएस्ट, तो इसे पवित्र गॉड के नाम से जानते हैं। जो अग्नि है एयर को प्योरीफाई करती है, क्योंकि प्योरिएस्ट गॉड है, यानी कि प्योर करती है किसको? एयर को, हवा को शुद्ध करती है। और देखो आपने देखा होगा जैसे हवन वगैरह होता है, अग्नि में कुछ डालते हैं, कुछ भी आहुति वगैरह डालते हैं तो बोलते हैं स्वाहा। और ये स्वाहा कौन है? ये अग्नि की वाइफ है स्वाहा। तो अग्नि की वाइफ है स्वाहा, तो अग्नि से मिलती है स्वाहा। और इन्फॉर्मेशन जो होती है ह्यूमन की उसे गॉड तक लेके जाते हैं। ये ह्यूमन की इन्फॉर्मेशन को, मुराद को किसके पास लेके जाते हैं? गॉड के पास। ऐसा मानते थे उस टाइम के लोग, और अभी भी ऐसा कुछ इस तरह के हवन कुंड किए जाते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट इनके गॉड है सोम जो गॉड हैं
ये देखो सोम जो गॉड हैं, इनको ना खुश करने के लिए दिन में 3 टाइम्स ऋग्वैदिक टाइम के लोग इन्हें कुछ सोम जूस पिलाते थे, सोम जूस। और सोम जूस किसका बना होता था? ये देखो मिल्क, कर्ड और बार्ले का मिक्सचर था, दूध, दही और जौ, इसका मिक्सचर हुआ करता था। वो दिन में 3 बार सोम भगवान को पिलाया करते थे। और देखो ऋग्वैदिक एज में ये 4 गॉड के अलावा हमें सेक्रीफाइस के बारे में भी पता चलता है। बलिदान, उस टाइम पे लोग सेक्रीफाइस क्या करते थे, बलिदान क्या करते थे। तो सेक्रीफाइस का एक इम्पोर्टेंट रोल था ऋग्वैदिक एज में। अब जानते हैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में जाना ऋग्वैदिक एज में हमने। अब ऋग्वैदिक टाइम में पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, राजनीतिक जीवन इनका कैसा था। देखो इस टाइम पे मोनार्कियल सिस्टम था, यानी कि मोनार्की प्रेवेलिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। मोनार्की का क्या मतलब होता है? मोनार्की का मतलब राजा हुआ करते थे, राजा। और राजा के जो भी प्रजा हुआ करती थी वो राजा के सब्जेक्ट थे। जैसे आज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और सब्जेक्ट थोड़ी नहीं आज, क्योंकि सबको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स। उस टाइम पे इस तरह के अधिकार नहीं हुआ करते थे, जो भी राजा बोल देते थे वो ही करना पड़ता था। जैसे आजकल आप मोनार्की का बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, कहाँ पे? नॉर्थ कोरिया में मोनार्कियल सिस्टम है अभी भी वहाँ पे। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हुआ करता था? राजा, उसे राजा बोलते थे। और ये जो मोनार्कियल सिस्टम था ये हेरेडिटरी था। हेरेडिटरी मतलब आनुवंशिक, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और फिर उसके बेटे का बेटा राजा बनेगा, कोई और राजा नहीं बन सकता। यानी कि जो फैमिली राजा बनती आई है उसी फैमिली में से ही राजा बनेगा। तो हेरेडिटरी सिस्टम था, हेरेडिटरी या हेरेडिटरी। और जो ये सिस्टम है हेरेडिटरी, इसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं थी, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं थी, लिमिटेड पावर हुआ करती थी इस राजा के पास। हेरेडिटरी सिस्टम का जो ये राजा हुआ करता था उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं थी। तो कौन कंट्रोल करता था राजा को? राजा को देखो 2 असेंबली हुआ करती थी, 2 असेंबली, 2 असेंबलीज, वो कंट्रोल किया करती थी राजा को। और वो असेंबली कौन कौन सी हैं? एक असेंबली का नाम है सभा और दूसरी का नाम है समिति। ये 2 असेंबली थी। जैसे आजकल लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, इस तरीके से एक सभा और समिति थी। सभा में देखो ये एक तरह से सिलेक्टेड बॉडी है और इसमें कुछ एल्डर्स को रखा जाता था। एल्डर्स, कुछ बुजुर्ग लोग जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, वो रखे जाते थे। और ये जो सभा होती थी ये अपॉइंट करते थे किंग को, राजा को ये नियुक्त करते थे। राजा भले ही देखो हेरेडिटरी होता था, यानी कि राजा का बेटा हुआ करता था, लेकिन कौन सा बेटा होगा? यानी कि जिसके पास क्षमता होगी, एबिलिटी होगी राजा बनने की, उसको अपॉइंट किया जाता था। किसके द्वारा? सभा के द्वारा। सभा क्या थी? एक सिलेक्टेड बॉडी थी जिसमें कुछ लोग होते थे, बुजुर्ग लोग, पूर्वज लोग, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज हुआ करती थी, उसे बोलते थे सभा। दूसरा है समिति, ये है हाउस ऑफ कॉमन पीपल। इसमें कॉमन पीपल हुआ करते थे, हाउस ऑफ कॉमन पीपल बोलते हैं इसे, समिति को। तो इसमें सामान्य लोग हुआ करते थे इसमें, समिति में। और देखो जो ये सभा और समिति है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मेंशन है सभा और समिति के बारे में। और अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है सभा समिति के बारे में? अथर्ववेद में लिखा हुआ है जो सभा और समिति हैं ये दोनों प्रजापति की 2 पुत्री हैं, यानी कि 2 डॉटर हैं। सभा समिति किसकी? प्रजापति की। और प्रजापति कौन है? क्रिएटर गॉड, यानी कि दुनिया को बनाने वाला जो भगवान है, उसकी 2 पुत्री, 2 डॉटर हैं, सभा और समिति। ऐसा अथर्ववेद में लिखा हुआ है। अब जानते हैं इनके और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। देखो जो किंग थे उन्हें अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन करना पड़ता था। जैसे आज प्रधानमंत्री बनते हैं इस टाइम पे इंडिया में, प्रधानमंत्री अपने जो मंत्री हैं उनको चूज करते हैं और फिर शपथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट से। तो उस टाइम पे भी किंग अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखा करते थे, जिसमें पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित बोलते हैं एडवाइजरी को,
यानी कि एडवाइज़र हुआ करते थे, एक तरह से ये एडवाइस दिया करते थे किसको, राजा को। सेनापति हुआ करता था राजा का, सेनापति, सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। और देखो इस टाइम पे जो कॉमन क्राइम था, मोस्ट कॉमन क्राइम, वो था कैटल लिफ्टिंग, यानी कि अगर जो कोई गाय बैल को चुरा के ले जाता था, उठा के ले जाता था, उसे सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम माना जाता था इस टाइम में, और ये मोस्ट कॉमन क्राइम था। इस टाइम पे पशुओं की चोरी होना आम बात थी। और देखो जो राजा का मेन काम था, मेन काम क्या हुआ करता था, यानी कि मेन ड्यूटी, मेन जो कर्तव्य था राजा का, वो क्या था, जो पीपल थे, जो लोग रहा करते थे उसके राज्य में, उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये राजा का मेन काम हुआ करता था, मेन ड्यूटी हुआ करती थी। और बदले में लोग क्या दिया करते थे, बदले में लोग टैक्स दिया करते थे, टैक्स, कर। और टैक्स का नाम क्या था, बलि। याद रखना, बलि के नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते थे, सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस को हिंदी में बलि भी बोलते हैं ना, तो ये सेक्रीफाइस नहीं था, ये क्या था, बलि, टैक्स था। किस टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम पे बलि टैक्स था, जो लोग अपनी मर्जी से दिया करते थे। ये विलिंगली था, फोर्सफुली नहीं था, यानी कि राजा फोर्स नहीं करता था कि आपको इतना टैक्स देना है, देना ही देना है या नहीं देना है, ये राजा फोर्स नहीं किया करता था, अपनी मर्जी पे था, क्योंकि राजा जनता को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और जनता उसके बदले में अपनी मर्जी से राजा को टैक्स दिया करती थी, उस टैक्स को कहा करते थे बलि। और ये देखो काइंड में भी हो सकता था, कैश में, यानी कि कुछ मान लो कोई गेहूं उगाता है, कोई बाजरा उगाता है, तो दे आया राजा को, या कैश में दे दिया। उस टाइम पे जो मान लो कुछ कैश टाइप में यूज किया करते थे, तो उस टाइम पे कैश या काइंड में दोनों पे राजा को भेंट किया करते थे इस टाइम के लोग। और इस टाइम में जो पनिशमेंट हुआ करती थी वो दो टाइप की हुआ करती थी, टू टाइप्स पनिशमेंट, यानी कि जो दंड दिया करते थे लोगों को जो क्राइम करते थे। किसके लिए, मेनली मर्डर के लिए। अगर कोई मान लो मर्डर कर दे, हत्या कर दे किसी की, तो उसके लिए दो तरीके की पनिशमेंट है। पहला है वैरद्य। वैरद्य का क्या मतलब है, वैरद्य का मतलब है ब्लड मनी, यानी कि टिट फॉर टैट, यानी कि अगर किसी ने हत्या किया किसी की तो उसकी भी हत्या करवाई जाएगी। तो ये हो गया पहला पनिशमेंट, वैरद्य, टिट फॉर टैट, यानी कि ब्लड मनी, अगर किसी ने हत्या किया तो उसकी भी हत्या की जाएगी। दूसरे टाइप का जो पनिशमेंट है वो है स्ताद्य, सताद्य। ये कैसा है, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ए क्या है, बी तो मर गया, लेकिन जो ए है वो बी की फैमिली को ये काऊ, 100 काऊ, 100 गाय दान में देगा। 100 काऊ देगा किसको, बी की फैमिली को, क्योंकि ए ने मर्डर किया है बी का, तो इसके लिए दंड दे दिया ए को कि ए 100 गाय किसको देगा, बी की फैमिली को। तो इसे बोलते थे स्ताद्य, पनिशमेंट होती थी ये। अब जानते हैं इसका पॉलिटिकल सिस्टम में जो यूनिट हुआ करती थी, जैसे आजकल गांव, तहसील, जिला, राज्य, देश, तो उस टाइम पे क्या बोला करते थे। देखो सबसे छोटी यूनिट तो कुल ही है, कुल यानी कि फैमिली। फिर उसके बाद आता है आपका ग्राम, यानी कि विलेज। फिर उसके बाद आता है आपका विस, डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे विस। फिर उसके बाद आता है आपका जन, स्टेट को बोलते थे जन। और उसके बाद आता है आपका कंट्री, यानी कि जनपद बोलते थे, जनपद। जनपद किसको बोलते थे, कंट्री को, देश को, जन बोलते थे राज्य को, स्टेट को, और विस बोलते थे डिस्ट्रिक्ट को, और ग्राम मतलब गांव, और कुल मतलब फैमिली। ये इसका पॉलिटिकल यूनिट थी उस टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम पे। और देखो ऋग्वैदिक जो आर्यन थे, ऋग्वैदिक आर्यंस, उनकी एक ओल्डेस्ट असेंबली थी, ऋग्वैदिक आर्यंस की ओल्डेस्ट असेंबली थी, ओल्डेस्ट असेंबली यानी कि सभा, ओल्डेस्ट असेंबली, उसका नाम था विधत। विधत, विधत जो असेंबली थी, यानी कि एक तरह से कुछ लोग इकट्ठा होते थे किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे, और ये मेनली हुआ करता था रिलीजियस फंक्शन, रिलीजियस कुछ धार्मिक फंक्शन हो रहा, उस टाइम पे लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, तो उस इवेंट को बोलते थे विधत, विधत। और इसमें
सेक्रीफाइस क्या करते थे, सेक्रीफाइस बलिदान दिया करते थे। इस टाइम पे जब ये रिलीजियस फंक्शन हुआ करता था तो उस फंक्शन को विधत बोलते थे और उस टाइम पे बलिदान दिया करते थे, सेक्रीफाइस किया करते थे जो उस टाइम के लोग थे। अब ये हो गई पॉलिटिकल लाइफ। अब जानते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, जो इकोनॉमिक लाइफ थी इनकी किस पे डिपेंड थी, पेस्टोरल, यानी कि इनकी पेस्टोरल इकोनॉमी थी। पेस्टोरल इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी का क्या मतलब है, यानी कि ये पशु वगैरह चराते थे। यानी कि मेन इनकी जो ऑक्यूपेशन थी ऋग्वैदिक टाइम में वो क्या थी, कैटल ब्रीडिंग, यानी कि पशुओं को, गाय बैल को पालना, कैटल ब्रीडिंग इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी और ये पशुओं को चराते थे। और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ थी यानी कि धन थी वो काऊ थी, गाय थी, गाय बैल वगैरह ये पालते थे। कैटल ब्रीडिंग इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी, इसलिए इनकी जो इकोनॉमी है वो पेस्टोरल इकोनॉमी है, यानी कि पशु वगैरह चरा के अपना जीवन यापन किया करते थे और ये मेन इकोनॉमी थी। मेन इकोनॉमी मतलब मेन ऑक्यूपेशन था। और जो सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इनकी सेकेंडरी, वो थी एग्रीकल्चर। याद रखना मेन ऑक्यूपेशन क्या है, पशुपालन करना, गाय बैल वगैरह कैटल ब्रीडिंग करना, और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, यानी कि इस टाइम के लोग खेती भी क्या करते थे, लेकिन मेन कमाई का जरिया क्या था, पशुपालन, पशुपालन। और ऋग्वेद में जो ग्रेन्स यानी कि अनाज उगाया करते थे ऋग्वेदिक टाइम में, वो मेन इनका था बार्ले, बार्ले यानी कि बार्ले बोलते हैं जौ को, बार्ले को उस टाइम में बोला करते थे यव, यव। और ऋग्वैदिक में देखो मेटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, कॉपर के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में, तो उस टाइम के लोग कॉपर ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे। अब जानते हैं इनके सोशल कंडीशन के बारे में। ये इकोनॉमिक लाइफ हो गई, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, पशुपालन, और सेकेंडरी एग्रीकल्चर, खेती करना। अब जानते हैं सोशल कंडीशन के बारे में। सोशल कंडीशन कैसी थी इनकी, सोसाइटी कैसी थी। देखो इस टाइम की जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल थी, जैसे आज भी पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल का मतलब पितृसत्तात्मक, यानी कि जिसमें पुरुष प्रधान है। मेन रोल किसका है, पुरुष का, मेन का, आदमी का, और सेकेंडरी रोल किसका है, औरत का, लेडीज का। तो पैट्रियार्कल फैमिली थी इस टाइम में भी। जो पैट्रियार्कल फैमिली है इसमें देखो एब्सोल्यूट अथॉरिटी फैमिली मेंबर की हुआ करती थी किसी फैमिली में, और वो जो होता था एल्डेस्ट मेल होता था। मतलब एक फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग आदमी हुआ करता था, औरत नहीं आदमी, वो पूरी फैमिली को डायरेक्शन देता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे जॉइंट फैमिली है उसमें कई सारे आदमी हैं, बेटे का बेटा है, दादा है, उसका बाप है, तो जो सबसे एल्डेस्ट मेल, सबसे उम्र दराज का जो पर्सन है, आदमी है उस फैमिली में, वो पूरी फैमिली को गाइड करता था, वो मेन लीड रोल निभाता था। पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था पूरी फैमिली मेंबर के पास। पूरी फैमिली मेंबर का जो कंट्रोल हुआ करता था एल्डेस्ट मेल का हुआ करता था। और इस टाइम में देखो फैमिली मेंबर को जो एल्डेस्ट पर्सन होता था ना, जो मेन पर्सन होता था, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली कौन हुआ करता था, एल्डेस्ट मेल। वो अगर कोई मान लो कोई गलत काम कर रहा है फैमिली मेंबर में तो उसको क्रूअल पनिशमेंट भी दिया करता था, क्रूअल पनिशमेंट। जैसे एक स्टोरी है, एक फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली ने अपने मेंबर को, फैमिली मेंबर को सजा सुनाई कि उसको ब्लाइंड कर दिया गया, ब्लाइंड यानी कि अंधा कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वो गैम्बलिंग का एडिक्टेड हो गया था। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलने का, जुआ खेलने का वो आदी हो गया था, इसलिए उसको अंधा कर दिया गया हेड ऑफ द फैमिली के कहने पे। ये एक स्टोरी है ऋग्वेद में लिखी हुई है जो। और देखो ऋग्वेद में 10 मंडल, आपको पता है 10 मंडल लिखे हुए हैं, 10 मंडल हैं जो ऋग्वेद में। उसमें देखो 4 कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 4 कास्ट जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, पुरुष से। पुरुष कौन है, क्रिएटर, PURUSH, पुरुष क्रिएटर हैं। जो 4 कास्ट हैं वो कहाँ से क्रिएट हुई हैं, कास्ट बोल लो या वर्ण बोल लो आप, वर्ण सिस्टम। ये ऋग्वैदिक टाइम में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पुरुष से। और पुरुष जो है वो कौन है, क्रिएटर, यानी कि एक तरह से भगवान, उससे ओरिजिनेट हुई हैं। और ये कौन कौन से वर्ण है आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
शूद्र। जो ब्राह्मण है वो पुरुष है, जो क्रिएटर भगवान, उसके किस बॉडी पार्ट से निकले हैं ब्राह्मण? माउथ से, मुंह से। मुंह से किसका ओरिजिन हुआ है? ब्राह्मण का। इसलिए इनको सबसे बेस्ट माना जाता था, सबसे ऊंचे दर्जे का। क्षत्रिय कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? आर्म्स से, भुजा से। और जो वैश्य हैं वो कहाँ से? स्टोमक और थाई से, पेट और जांग से, स्टोमक और थाई से। और शूद्र कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? फिट से, पैर से। जो ये ब्राह्मण वर्ड है ये कहाँ से निकला है? ये निकला है ब्रह्मा से, ब्रह्मा से। और जो कास्ट वर्ड है वो कहाँ से निकला है? कास्टा से। कास्टा का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि ऋग्वैदिक टाइम में जो जैसा ऑक्यूपेशन, जैसा वो काम करता था, उसी काम के हिसाब से वो वर्ण में बांट दिया, वर्ण में बांट दिया। और ऋग्वैदिक पीरियड में देखो ये वर्ण तो थे जिन्हें आप कास्ट भी बोल सकते हो, वर्ण, या जिस तरह की अभी ये कास्ट है ना, इस तरह की कास्ट नहीं हुआ करती थी। ये सिर्फ 4 वर्ण हुआ करते थे, 4 वर्ण सिस्टम। लेकिन रिजिड सिस्टम नहीं था। जो ये वर्ण सिस्टम है ना, जिस तरह से आज रिजिड है, मतलब अगर मान लो कोई पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ, मान लो ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुआ, और उसका बेटा जो पैदा हुआ ऑलरेडी वो ब्राह्मण बन गया क्योंकि वो ब्राह्मण कास्ट में हुआ है। लेकिन ऋग्वैदिक टाइम में इस तरह का नहीं था। अगर कोई चाहता है अपनी कास्ट चेंज करना, यानी कि वर्ण सिस्टम चेंज करना, वो कर सकता है। यानी कि काम के आधार पे था उसकी जात। मान लो एक ये आदमी ब्राह्मण है, इसका बेटा पैदा हुआ, इसने काम करना जो था जिसके आधार पे इसको ब्राह्मण का नाम दिया गया, वो काम नहीं करता, इसने काम चुन लिया जो क्षत्रिय करते हैं। तो अभी इसकी कौन सा वर्ण हो गया? इसके बेटे का क्षत्रिय। यानी कि कोई बाप बेटा, यानी कि फैमिली में अगर 10 मेंबर अलग अलग काम करते हैं तो उनको अलग अलग वर्ण में बांटा जा सकता था। यानी कि रिजिड नहीं था कि उसके बेटे का जो वर्ण होगा वो उसके बाप के नाम पे, यानी कि बाप के आधार पे डिसाइड होगा, ऐसा नहीं था जिस तरह से आज होता है। और इसके जो 10 मंडल है, इसमें देखो ऋग्वैदिक में 10 मंडल, वो देखो लेटर वैदिक पीरियड है ना, जो उस टाइम पे कंपाइल किए गए थे 10 मंडल, 10 मंडल। और ऋग्वैदिक एज में जो वर्ण सिस्टम है रिजिड नहीं था। ये ऋग्वेद में लिखा भी हुआ है, एक स्टोरी है ऋग्वेद में, कि ऋग्वेद में एक पर्सन है, वो पर्सन क्या है? खुद पोइट है, कवि है, और उसका जो बाप है वो फिजिशियन है, फिजिशियन। और उसकी माता है वो कौन है? ग्रिंडर ऑफ कॉर्न, यानी कि जो मक्का है उसको ग्रिंड करती है। यानी कि सबके अलग अलग कार्य हैं, यानी कि सबके अलग अलग वर्ण हैं। एक ही फैमिली में अलग अलग वर्ण के लोग हैं, लेकिन है एक ही फैमिली। तो यानी कि उस टाइम में जो वर्ण सिस्टम था ऋग्वैदिक टाइम में, वो रिजिड नहीं था, रिजिड नहीं था। कोई भी अपने ऑक्यूपेशन के आधार पे कोई सा भी वर्ण अपना सकता है। अब जानते हैं इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में ऋग्वैदिक टाइम में। अब ये ऋग्वैदिक ही चल रहा है, ऋग्वैदिक एज। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा था इनका? एजुकेशन सिस्टम फ्रॉग हिम्न की तरह था, मतलब जैसे मेंढक की तरह रटवाना, इस तरह पे था। यानी कि इंटायर स्ट्रक्चर था, इंस्ट्रक्शन बेस्ड था, लेकिन मॉरली था, मॉरली था, नैतिक रूप से सही था। इंस्ट्रक्शन दिया करते थे और वो लोग फॉलो किया करते थे, शिष्य हुआ करते थे जो। और इस टाइम में देखो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी मेंशन है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र के बारे में। और गायत्री मंत्र है जो ये, जैसे आप स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, सुबह जब प्रेयर बोलती थी तो गायत्री मंत्र बुलवाते थे, तो वो गायत्री मंत्र कहाँ पे लिखा हुआ है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में लिखा हुआ है ये। और ये किसको डेडिकेटेड है गायत्री मंत्र? सावित्री को। ये जो माता सावित्री है उनको डेडिकेटेड है, माता सावित्री के लिए गाया जाता है गायत्री मंत्र। और सावित्री कौन है? जो वरुण भगवान है ना, ऋग्वेद में वरुण भगवान, वरुण की पुत्री है, डॉटर है कौन? सावित्री। और ये किस लिए गाया जाता है गायत्री मंत्र? इंटेलेक्ट के लिए, यानी कि बुद्धि प्राप्त करने के लिए गाया जाता है गायत्री मंत्र। अब जानते हैं इस टाइम पीरियड में वुमन की, महिला की क्या पोजीशन थी? पोजीशन ऑफ वुमन क्या थी ऋग्वेद टाइम में? देखो इस टाइम में महिलाओं के लिए ग्लोरियस पीरियड था, ग्लोरियस फेज, क्योंकि महिलाओं को भी समान समझा जाता था, समान समझा जाता था। और फैमिली में भले ही देखो इस टाइम पे मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती थी, मेल चाइल्ड को भी प्रेफरेंस दी जाती थी, मतलब जो लड़का था उसको प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन
इस टाइम पे जो महिलाओं की कंडीशन थी वो काफ़ी सही थी, उन्हें बहुत काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाता था, काइंडनेस के साथ, और इनकी जो एग्जिस्टेंस थी महिला की वो नेग्लेक्ट नहीं की जाती थी। यानी कि वो महिला है जो इस टाइम की, ऋग्वैदिक टाइम की, वो कंप्लीट फ्रीडम इन्हें प्राप्त थी, कंप्लीट फ्रीडम इंजॉय क्या करती थी। और ये किसी भी मान लो सोशल या रिलीजियस पैलेस है, उस रिलीजियस प्लेस, उस पे सोशल और रिलीजियस प्लेस पे वो इस प्लेस पे भी, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकती थी महिला, किस टाइम की, ऋग्वैदिक टाइम की। और जो गर्ल्स थी इस टाइम पीरियड की, वो अपने लाइफ पार्टनर को खुद चूज कर सकती थी। यानी कि गर्ल्स को, लड़कियों को अपना लाइफ पार्टनर, अपना साथी चुनने का, हस्बैंड चुनने का अधिकार था ऋग्वैदिक टाइम में। और इस टाइम में देखो ना तो चाइल्ड मैरिज थी, बच्चों की शादी नहीं कराया करते थे इस टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम में। यानी कि यहाँ पे नो चाइल्ड मैरिज थी, कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं थी। ना ही यहाँ पे सती सिस्टम था और ना ही डोरी सिस्टम था, दहेज प्रथा भी नहीं थी इस टाइम में। ना दहेज प्रथा थी, ना चाइल्ड मैरिज थी, ना सती सिस्टम था, और ना ही आपका पर्दा सिस्टम था। जैसे आज घूंघट करती हैं औरतें गांव वगैरह में, ऐसा पर्दा सिस्टम भी नहीं था इस टाइम में, घूंघट भी नहीं किया करती थी ऋग्वैदिक टाइम में। और विडो रीमैरिज था, यानी कि अगर मान लो किसी का पति मर गया महिला का, उस विधवा की शादी दोबारा किया करते थे। विडो रीमैरिज का सिस्टम था यहाँ पे ऋग्वैदिक टाइम में। और देखो जो विडो रीमैरिज है वो किस तरह की होती थी, उस मैरिज को बोलते थे नियोग। नियोग का मतलब क्या है, मान लो कोई महिला है, उसका पति मर गया और उसके कोई बच्चा नहीं है, अभी चाइल्डलेस महिला है, उसका पति बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया, तो वो अपने हस्बैंड की फैमिली में से उसके किसी भाई से शादी कर सकती है, अपने ब्रदर इन लॉ से, यानी कि हस्बैंड के भाई से, छोटे बड़े भाई से शादी कर सकती है। तो ये विडो रीमैरिज का यहाँ पे प्रावधान था ऋग्वैदिक टाइम में। और जनरली इस टाइम पे मोनोगैमी हुआ करती थी। मोनोगैमी का मतलब एक आदमी एक ही विवाह करता था, लेकिन रॉयल फैमिलीज में पॉलीगैमी भी प्रेवलेंट थी। मतलब जो अच्छी फैमिली थी राजा महाराजाओं की, वो एक से ज़्यादा भी विवाह करते थे, शादी करते थे इस टाइम में। लेकिन मोनोगैमी जनरली प्रेवलेंट थी, किसमें, ऋग्वैदिक एज में। और यहाँ पे देखो पॉलीगैमी तो थी, यानी कि पॉलीगैमी का क्या मतलब है, एक मेल, एक आदमी एक से ज़्यादा औरत से शादी कर ले। और इस टाइम पीरियड में पॉलीएंड्री के भी एग्जाम्पल मिले हैं। पॉलीएंड्री का मतलब है अगर एक औरत एक आदमी से ज़्यादा विवाह करे, 2 से 3 से, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। तो पॉलीगैमी के भी एग्जाम्पल है यहाँ पे और पॉलीएंड्री के भी। अब इसमें देखो जो ऋग्वैदिक एज है उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स, उनके बारे में कई बार इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है कि ऋग्वैदिक जो एज है या ऋग्वेद है उसमें ये वर्ड्स कितनी बार लिखे हुए हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र है आपका, इंद्र से पहले आप जानो जन, ये जन है जो ऋग्वेद में कितने बार लिखा हुआ है, 275 बार, 275 बार, ये सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है जन। उसके बाद है आपका ये इंद्र जो भगवान है वो 250 बार लिखा हुआ है। अग्नि है, अग्नि के बारे में लिखा हुआ है 200 बार, 200 टाइम लिखा हुआ है। फिर आपका देखो माता पिता हैं, जो पिता के बारे में लिखा हुआ है 200, माता पिता के बारे में 335 बार, और माता के बारे में लिखा हुआ है 234 बार। ये वर्ड लिखा हुआ है, इतने बार मेंशन है, लिखा हुआ है। जैसे संविधान में कैबिनेट वर्ड है ना, एक जगह लिखा हुआ है सिर्फ, और वो भी ओरिजिनल संविधान में नहीं लिखा हुआ था, बाद में अमेंडमेंट किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके बाद कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया। आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा पॉलिटी में। इस तरह से जो ऋग्वेद है उसमें देखो माता वर्ड 234 बार लिखा हुआ है। और देखो जो आपका ब्राह्मण है वो लिखा हुआ है 15 बार, क्षत्रिय है वो लिखा हुआ आपका 9 बार, वैश्य और शूद्र ये एक एक बार लिखे हुए हैं। और आपका गंगा है, जो गंगा नदी, गंगा के बारे में लिखा हुआ 1 बार लिखा हुआ है। और काव है जो गाय, जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था पशुपालन, वो लिखा हुआ है 176 बार, 176 बार।
तो इस तरह से ये कुछ वर्ड हैं जो मेंशन है ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक टाइम में इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। अब ये हो गया आपका ऋग्वैदिक एज, जिसके बारे में हमने जाना पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ। अब इसके बाद आता है लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। और लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है वो हमने जाना, क्योंकि ऋग्वैदिक है वो 1500 से 1000 है, और ये कितना है आपका 1000 से 600 BC, 600 BC आता है आपका लेटर वैदिक एज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो यहीं तक था ये।